नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राज ठाकरे ने लाउडस्पीकर विवाद पर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उद्धव सरकार को दिया अल्टीमेटम, कहा जब तक लाउडस्पीकर बंद नहीं होगा आंदोलन जारी रहेगा। नवनीत राणा को कोर्ट से राहत, जमानत मंजूर, भरपूर शर्तों के साथ दी गई जमानत। शाहीन बाग में बुलडोजर चलाने की तैयारी शुरू, एमसीडी ने तैयार किया ब्लूप्रिंट, कई जगह होगी कार्रवाई। जोधपुर हिंसा मामले पर बीजेपी हमलावर, गहलोत सरकार पर दागे सवाल, पूछा कांग्रेस सरकार में ही क्यों होती हैं ऐसी घटनाएं। 3 दिन की यूरोप यात्रा पर पीएम मोदी, बदलते भारत की खूबियां गिनवाते हुए भारत में निवेश करने का दिया न्योता। आज की सबसे पहली खबर राज ठाकरे पर। राज ठाकरे ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साफ तौर पर उद्धव सरकार को कहा कि धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर को हटाया जाए। जब तक नहीं हटाया जाता है तब तक हनुमान चालीसा जारी रहेगी, हमारा आंदोलन जारी रहेगा। हम और हमारे कार्यकर्ता दबने वालों में से नहीं हैं। लाउडस्पीकर हटाना धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक मुद्दा है और हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन कर रहे हैं और करवा रहे हैं। डॉक्टर साहब, राज ठाकरे ने आज भी कह दिया कि वो झुकने वालों में से नहीं है। देखिए, ये बीएमसी के चुनाव से पहले की आगाज है। राज ठाकरे पीछे नहीं हटेंगे, ये तो उन्होंने कह ही दिया जी। लेकिन उन्होंने उद्धव ठाकरे को खुली चुनौती भी दे दी कि हम हनुमान चालीसा बंद नहीं करने वाले जब तक सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं होता है। और उन्होंने जो सबसे मार्केबल बात कही कि 5 बजे सवेरे जब मस्जिद से आजान की आवाज़ आ रही थी तो मस्जिद वालों के ऊपर आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ इस बात पे प्रतिबंध लगा रखा है कि मॉर्निंग में जो 5 बजे 4 बजे रात के समय ये जो अजान का जो वक्त है ये बिल्कुल मनाही है। तो ये तो एक टेक्निकल मसला हो गया, लेकिन इस अजान, लाउड स्पीकर, हनुमान चालीसा के चक्कर में अघाड़ी सरकार के अंदर ही फूट पड़ती हुई नज़र आ रही है। और ये फूट इसलिए भी नज़र आ रही है क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ने एक और फैसला दिया, एक आदेश दिया उद्धव ठाकरे सरकार को कि 2 सप्ताह के अंदर बीएमसी और स्थानीय निकाय के चुनाव की घोषणा इमीडिएटली किया जाए। और मतलब 1 महीने के अंदर चुनावी बिगुल जो है लोकल इलेक्शंस के वहाँ फूंक दिए जाएंगे। राज ठाकरे की टाइमिंग इस मामले में बिल्कुल सटीक है क्योंकि राज ठाकरे अभी अपनी पॉपुलैरिटी के उफान पे हैं। शिवसेना अपनी पॉपुलैरिटी के गर्त में गई हुई है और ऐसे में अगर चुनाव होते हैं तो उद्धव ठाकरे के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। जी डॉक्टर साहब, महाराष्ट्र की राजनीति में सियासत के लिए खूब जगह है, जो फिलहाल बखूबी हो भी रही है। सांसद नवनीत राणा को सेशन कोर्ट ने बड़ी राहत दी है, लेकिन ये राहत कुछ शर्तों के साथ मिली है। नवनीत और उनके पति पिछले 11 दिनों से जेल में थे। सेशन कोर्ट ने 6 शर्तों के साथ जमानत दी है, वो भी 50-50 हजार के बॉन्ड पर। नवनीत राणा को जेल से सीधे अस्पताल ले जाया गया और चेकअप हुआ। तो वहीं दूसरी तरफ बीएमसी ने राणा के घर नोटिस लगाया है जिसमें अवैध निर्माण की बात कही गई है। डॉक्टर साहब, उद्धव सरकार की नजर अब नवनीत के घर पर है, क्या ये बदले की कार्रवाई है? जो कंगना रनौत के साथ हुआ वैसी ही कार्रवाई नवनीत राणा के साथ होगी, ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए। क्योंकि इस देश में तो सिस्टम है नहीं। इस देश में सरकार चाहे तो किसी के घर बुलडोजर फेंक कर वो वहाँ पे तोड़ फोड़ मचवा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। और बुलडोजर का तो आजकल एक ज़माना आया हुआ है। खैर, नवनीत राणा अपनी राजनीति में, अपनी रणनीति में कामयाब हो गई। कामयाब इस कदर हो गई क्योंकि जैसे ये खबर आई कि उनको बेल मिल गई है, महाराष्ट्र के कई इलाकों में वहाँ से तस्वीरें आई जिसमें लोग जश्न मनाते हुए नजर आ रहे थे। ये ठीक वैसा ही है कि जब अर्नब गोस्वामी जेल से बाहर निकले तो क्या स्वागत किया गया, वैसे ही स्वागत, वैसे ही राजनीति में उनकी धाक बढ़ी है। रीज़न क्या है इसका? इसका रीज़न बहुत ही साफ है। हनुमान चालीसा पढ़ने की बात कहने के ऊपर
उद्धव ठाकरे की सरकार ने उन्हें जेल में डाला। वो कोई चोरी, कोई घोटाला, किसी अंडरवर्ल्ड के साथ रिश्ते की वजह से वो जेल नहीं गई। जेल वो गई हैं हिंदुओं के अधिकार के लिए, और वो जब बाहर आएंगी तो यही वो बार बार दोहराएंगी। लेकिन एक बात तो ज़रूर कहना पड़ेगा कि कोर्ट की तरफ से ये जो शर्तें रखी गई हैं कि आप मीडिया से बात नहीं कर सकते, आप बोल नहीं सकते, सोशल मीडिया में अपनी चीज़ों को आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते, आप गवाहों को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, ये सब तब हो रहा है जब नवनीत राणा और उनके पति ने कोई गुनाह किया ही नहीं जिसके लिए उन्हें इतनी बड़ी सज़ा मिल रही है। हमारा तो यही लगता है कि इनको सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए और जो अभिव्यक्ति की आज़ादी उनकी है, जो संविधान उनको देता है, उसके लिए उनको लड़ना चाहिए। क्योंकि ये किसी व्यक्ति को आप कहें कि तुम आज़ाद हो लेकिन तुम चल नहीं सकते, तुम बोल नहीं सकते, कुछ देख नहीं सकते, कुछ खा नहीं सकते, तो इससे बेहतर तो जेल की ही ज़िंदगी है। कम से कम लोग मीडिया में उसके बारे में बातचीत तो करेंगे। जी डॉक्टर साहब, एक तरफ नवनीत राणा की शर्तों के साथ रिहाई हुई है तो वहीं दूसरी तरफ अब दिल्ली में बुलडोजर चलाने की तैयारी हो गई है। एमसीडी ने अगले 10 दिन का रूट मैप तैयार किया है। इसमें दक्षिणी दिल्ली के उन इलाकों की लिस्ट तैयार की गई है जहां पर बुलडोजर चलाया जाएगा। 6 मई को ओखला में बुलडोजर चलेगा और शाहीन बाग में 9 मई को बुलडोजर दौड़ेगा। अगले 9 दिनों में 8 इलाकों में बुलडोजर की तैयारी हो चुकी है। डॉक्टर साहब, बुलडोजर को पूरे देश में बैन करने की मांग उठ रही थी, लेकिन आज तो बुलडोजर अगले 9 दिनों के लिए पूरी चाबी भर के तैयार है दौड़ने को। देखिए, इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि इस खबर में शाहीन बाग, जो सेकुलर लेफ्ट लिबरल कबाल, ये टुकड़े टुकड़े गैंग, ये दलाल मीडिया के लिए एक सिंबल है। शाहीन बाग अब किसी जगह का नाम नहीं है। वैसे ही पूरा का पूरा आधा ओखला तो इलीगल है, वो यमुना रिवर के बेल्ट में वो सब है और इलीगल कंस्ट्रक्शन चारों तरफ है। तो बुलडोज़र तो चलेगा, लेकिन इस बुलडोज़र की जो आवाज़ जो है वो पूरे देश में सुनाई देगी, क्योंकि शाहीन बाग का नाम आते ही हिंदुस्तान का एक थका हारा वर्ग है जो छाती पीटना शुरू कर देगा। दिक्कत क्या है कि ये इलाका मुस्लिम बहुल इलाका है, वहाँ सिर्फ मुस्लिम्स रहते हैं। दिल्ली का वो इलाका जो ओखला कहलाता है, और वहाँ पे जिस हिसाब से इलीगल कॉलोनीज़ हैं, जिस हिसाब से इलीगल कंस्ट्रक्शन है, वो बेतहासा वैसा एग्जाम्पल कहीं और नहीं मिलेगा। और इसलिए ये बुलडोज़र वहाँ जब चलेगा तो इस पे राजनीति भी होगी। और शाहीन बाग का जैसे ही नाम आया है तो देखिए कितने मुस्लिम संगठन जो है वो कह रहे हैं कि पूरे देश भर में बैन किया जाए। बैन करवाने के लिए ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे। जहांगीरपुरी में जब हुआ था बुलडोज़र चला तो जज साहब ने साफ साफ कह दिया था कि इलीगल कंस्ट्रक्शन है तो उसे तो तोड़ा ही जाएगा, और तोड़ने के लिए बुलडोज़र का ही इस्तेमाल होगा। तो कोर्ट भी बुलडोज़र के साथ है कि जहाँ जहाँ इलीगल कंस्ट्रक्शन हो वहाँ पे बुलडोज़र चले, इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है। इस तरह के फैसले का स्वागत होना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, एक तरफ शाहीन बाग में बुलडोजर का एक्शन होने वाला है तो वहीं जोधपुर में हुई हिंसा पर बीजेपी निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कांग्रेस पर हमलावर है और कई तीखे सवाल दागते हुए गहलोत सरकार से ये सवाल पूछा है कि कांग्रेस सरकार के समय में ही इस तरह की घटनाएं क्यों होती हैं। इसका मतलब है कि अराजक तत्वों को संरक्षण मिलता है। कांग्रेस पार्टी के तुष्टीकरण की राजनीति ने अराजक तत्वों को देश में फैलने दिया, पीएफआई को बढ़ावा दिया। कांग्रेस के डूबने का बड़ा कारण तुष्टीकरण की राजनीति ही बनेगा। डॉक्टर साहब, क्या वाकई कांग्रेस जोधपुर हिंसा में भी तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है? देखिए, इसमें कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है कि जो राजस्थान की सरकार है बड़ी लुंज पुंज है। करौली में क्या हुआ, वहां तो कांग्रेस पार्टी का एक स्थानीय लीडर ही मुख्य साजिशकर्ता कॉन्स्पिरेटर था, और उसे कांग्रेस के लीडर लोगों ने ही उसे छुपा के रखा हुआ था। पुलिस के आंखों के सामने सब कुछ हुआ, लेकिन पुलिस ने किसी भी मुस्लिम दंगाइयों को रोकने की कोशिश नहीं की। ये तो वीडियो और सारी चीज़ें सामने आ गई। अब जोधपुर में जो हुआ, गहलोत साहब आज कह रहे थे कि ये बीजेपी और आरएसएस वालों की कॉन्स्पिरेसी है। ठीक उसी तरीके से जब मुंबई में धमाके हुए थे, वो अटैक हुआ था कसाब वाले केस में, तो उसमें भी दिग्विजय सिंह कहते थे भाई आरएसएस की साजिश है। अच्छा चलिए भाई, आपकी बात मान लेते हैं
कि आरएसएस की साजिश थी। तो ये बताइए कि आरएसएस की साजिश में ये मुस्लिम मौलाना, मुस्लिम भीड़ भी वो आरएसएस के साथ मिली हुई थी। जो प्रॉब्लम रात में सॉल्व हो गई झंडे को लेकर के, अगले दिन के उजाले में ईद की नमाज के बाद किन लोगों ने भेजा उन्हें? कहां से लोग आ गए? क्यों वो हिंसक हो गए? बताया जा रहा है बाहर के लोग भी थे, जो चश्मदीद बता रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे हाथ में वेपन लेकर के, तलवार लेकर के वो हमला कर रहे थे। कई सारी खबरें आ गई। तो जो एग्रेसर है, जो हिंसा कर रहा है, हिंसा भड़का रहा है, उसके प्रति तो गहलोत साहब बड़े ही सॉफ्ट हैं। और जो हिंदू जो प्रताड़ित हो रहे हैं, जो शिकार हो रहे हैं, उनको उल्टा राजस्थान की सरकार दोषी मान रही है। यही हिपोक्रेसी जो है कांग्रेस पार्टी के अंत की सबसे बड़ी वजह है। जी डॉक्टर साहब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की यूरोप यात्रा पर हैं, जिसकी शुरुआत जर्मनी से हुई। इसके बाद प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में डेनमार्क और फ्रांस भी यात्रा में शामिल थे। पीएम मोदी कई कार्यक्रमों में शामिल हुए और इस यात्रा में बर्लिन में भारत और जर्मनी के बिजनेस लीडर्स से बातचीत की। पीएम मोदी ने बदलते भारत की खूबियों को गिनवाते हुए बिजनेस लीडर्स से भारतीय युवाओं में इन्वेस्ट करने की अपील भी की। जर्मनी और भारत ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर कई डील साइन किए हैं। इन डील के तहत भारत को क्लीन एनर्जी का इस्तेमाल करने के लिए जर्मनी से 2030 तक $10.5 बिलियन मिलेंगे। डॉक्टर साहब, पीएम मोदी का ये विदेश दौरा भारत के लिए कितना अहम माना जाए? देखिए, एक जमाना था जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हुआ करते थे। वो किसी मजबूत मुल्क में जाते थे, डेवलप्ड कंट्रीज में जाते थे, तो हाथ वाथ मिला करके चले आते थे, कुछ लेकर के आ नहीं पाते थे। और डेवलपिंग कंट्रीज में या कोई कमज़ोर देश में अगर वो जाते थे तो वहाँ कुछ गंवा करके चले आते थे। ये विदेश नीति में पूरा का पूरा यू टर्न प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद हुआ। वो इसलिए हुआ क्योंकि भारत की शक्तियाँ क्या है, हमारे पास क्या ऐसे एसेट्स हैं जो दुनिया में और कहीं नहीं मिलेगा, इसको लेकर के प्रधानमंत्री मोदी जब से प्रधानमंत्री बने वो 2014 से, तब से वो हर देश में जाकर के यही बात कह रहे हैं। अब ये खबर इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री मोदी कोरोना की वजह से वो यात्रा नहीं कर पा रहे हैं, अदरवाइज वो महीना 2 महीना में एक बार विदेश यात्रा पे जाते, 3-4 देशों को कवर ज़रूर करते हैं और उन्हें करना भी चाहिए। वो इसलिए क्योंकि चीन से पूरी दुनिया का जो कह सकते हैं कि जो फेथ जो है चीन में से वो उठ रहा है। वहाँ कंपनियाँ छोड़ छोड़ के भाग रही हैं। कई सारी जर्मन कंपनियाँ चीन में अपना प्रोडक्शन करती हैं, अमेरिकन कंपनीज चीन में करती। ये लोग उस जगह को छोड़ के बाहर आना चाहते हैं। हिंदुस्तान उनके लिए कैसे एक बड़ा ऑप्शन बन सकता है, एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। कैसे आप निवेश करेंगे तो हिंदुस्तान में जो आप निवेश करेंगे वो आपका इन्वेस्टमेंट सुरक्षित रहेगा, आप मुनाफे भी कमा लेंगे और हिंदुस्तान का भी डेवलपमेंट उसमें होगा। ये जो स्ट्रेटजी है, इसी की वजह से तो चीन ये टुकड़े टुकड़े गैंग को पैसे देता है। ये किसान आंदोलन है, ये शाहीन बाग है, ये सब किस लिए? वो इसलिए कि हिंदुस्तान की इमेज पूरी दुनिया में ख़राब हो और कोई इन्वेस्टमेंट, कोई कंपनी हिंदुस्तान नहीं आए। तो ये आप इस संदर्भ में देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का ये जो दौरा है वो इम्पॉर्टेंट इस संदर्भ में आ जाता है कि एक जो लेफ्ट लिबरल कबाल जो हिंदुस्तान के इमेज के ऊपर वो डेंट करना चाहता है, हिंदुस्तान की इमेज को ख़राब करने में जुटा हुआ है, वो अपनी यात्राओं से उस इमेज को रिबिल्ड करने में हमेशा सक्सेसफुल हो जाते हैं। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी में। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।